अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। ईरान पर हमले से अमेरिका ने मतलूबा मकासद हासिल कर लिए, ईरान क्या जवाबी रद्द-ए-अमल दे सकता है। OIC इजलास के अगले रोज अमेरिका का हमला, मुस्लिम उम्मा कहां खड़ी है। ईरान पर अमरीकी हमले के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे। तो नाज़रीन, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ शहर इक़्तिदार से मजहर बरलास मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, जबकि शहर क़ैद कराची से सायरा बानो हमारे साथ मौजूद हैं, सियासी रहनुमा है। गुफ्तगू का आगाज़ मैं मजहर बरलास साहब आपसे करना चाहूँगी। आप देखें, एक बड़ी जंग का आगाज़ हो चुका है। आपको क्या लगता है कि ईरान पर हमले से क्या अमेरिका ने अपने मतलूबा मकासद हासिल कर लिए, जबकि दूसरी तरफ ईरान इस बात की तरदीद कर रहा है, अमरीकी दावा हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए मुनीज़े, मेरा ख्याल है कि मतलूबा नताइज तो हासिल नहीं हो सके। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर मतलूबा नताइज हासिल होते तो कहीं ना कहीं ताबकारी असरात जो है वो नुमायाँ होते, पता चलता। अब जो ईरानी क़यादत है वो तो देखिए, वो तो कह रही है कि हमें ख़तरा था, हमने मार्च ही में उसको मुंतकिल कर दिया था, अपने जो भी जोहरी मवाद था उनका, और उनको पहाड़ों में उन्होंने ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जो है वह अपने हदफ हासिल कर सकेगा। अभी ये लुत्फ़ की बात यह है कि आज तो मैं शहजाद भट्ट साहब से पूछूँगा कि वो नोबेल इनाम दे रहे थे किसी को, तो उन्होंने तो हमला ही कर दिया ईरान पर। और वैसे करप्शन का भी नोबेल इनाम होना चाहिए। एक बड़े अखबार में एक बड़े सहाफ़ी की तरफ से ख़बर छपी हुई है, ऑडिट रिपोर्ट है, 10 खरब की करप्शन हुई है पंजाब में, तो वो तो है जो ऑडिट में आ गई। अभी पता नहीं और कितनी करप्शन है, तो एक करप्शन का भी वैसे नोबेल इनाम होना चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर ही हम दे सकते हैं। चलो बाहर तो सिर्फ नामजद कर सकते हैं साहब, ये बात आप रहने देना फिलहाल। आप मुझे ये बताएं कि अगर अमेरिका ने अपने मकासद हासिल नहीं किए तो अमेरिका का लाहा अमल होगा क्या? अमेरिका का लाहा अमल वही होगा जो पहले दिन से है, वो इसराइल को सपोर्ट करेगा और ये जंग फैलेगी। और ये जंग आज रात इम्कान है कि जो जहाँ जहाँ अमरीकी हवाई अड्डे हैं ईरान वहाँ हमले करेगा। इसीलिए बहरीन में स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, और चूँकि बहरीन का अड्डा इस्तेमाल हुआ है और बहरीन के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्हें भी कहा गया है घर से काम करें। अच्छा। एक और इतला है मनीज़े, ये जो कतर और कई अरब ममालिक हैं उनके जो हुक्मरान ख़ानदान हैं वो अपने मुल्क छोड़ के यूरोप मुंतकिल हो चुके हैं। ये मुझे बड़ी मुस्तनद इतला मिली थी एक दो रोज़ पहले कि अरब मुल्कों के कई हुक्मरान जो हैं वो यूरोप चले गए हैं, क्योंकि खित्ता जो है ख़तरे में है। और इस ये तो होना ही है ना बरलास साहब, ये तो होना ही है। अगर यही जो इस्लामी ममालिक हैं अगर ये एक्ट नहीं करेंगे तो फिर तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। मैं चाहती हूँ, आपने शहजाद भट्ट साहब की तरफ इशारा किया तो हम उन्हीं के पास सवाल लेकर चलते हैं। शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका के ईरान के जोहरी तनसीबात पर हमले के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? काबिल एहतराम मनीज़े, पहले आपका सवाल का जवाब दे दूंगा, फिर बरलास भाई की तरफ भी आता हूं। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि हमला हो चुका है, अमेरिका आ चुका है, 3 बम गिरा चुका है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये जंग मज़ीद तेज़ होगी। उसकी वजह यह है कि अगर तो आप ये सोच लिया कि वर्ल्ड वॉर 3 आपने शुरू करनी है तो फिर तो ठीक है यार, चल सो चल है। अदरवाइज जो हालात हैं उसके मुताबिक ये जंग नहीं हो सकती। आप देखें जो अस्करी अड्डे हैं, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, उर्दन, शाम, सारे अमरीकी फौजी अड्डे हैं, क्या उन पर हमले नहीं होने? तिजारती मफादात क्या है, खलीज में तेल की तरसील क्या है? ओ भाई, इस वक्त तो जो ईरान का चैनल 3 है, रात को मैं देख रहा था, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा कि इसराइल की गाड़ियों के पास पेट्रोल नहीं है। वो तो ये सूरत हाल हो गई है। उनकी ऑयल जो रिफाइनरियां हैं उनमें अस्कलान और अशदोद की 2 रिफाइनरियां बंद हो चुकी हैं ईरान के मुताबिक। कहना ये चाह रहा हूं कि इस वक्त जो हालात हैं उसके मुताबिक जंग मजीद नहीं होगी या फिर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है। आखिरी फिक्रा बरलास भाई, जो हमने फैसला किया था, खुशाइन फैसला किया था, और उसको अमेरिकी सदर को ट्रंप वाली जो बात है
नोबल इनाम वाली बात है, वो एक पाकिस्तान की आला उम्दा चाल थी। और अभी भी मैं समझता हूं कि हमें अच्छी सफारतकारी जो हम कर रहे हैं, इससे हमें जंग रुकवानी है, फसाद नहीं पाना, लड़ाई नहीं करनी मजीद। सायरा जी, आप मुझे ये बताएं कि बज़ाहिर तो अमेरिका अपने मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर पाया, ये दावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से किया जा रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब हमारी बारी है, हम ये जो अटैक किया गया अमेरिका की जानिब से उसका जवाब देंगे। तो आपको क्या लगता है कि किस किस्म का जवाब एक्सपेक्ट किया जाएगा ईरान की तरफ से? अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से आपने देखा कि इसराइल पे हमले हुए, इसी किस्म का जवाब और बटलाल साहब ने तो बता ही दिया, और ये खबर हमने भी सुन ली और पढ़ ली कि जो बहरीन का अड्डा इस्तेमाल हुआ और फिर उन्होंने अपने लोगों को वर्क एट होम की हिदायत कर दी। तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। जिस तरीके से भी ये बात हुई है, मतलब ज़ाहिर है पर ये जंग होगी, और खुदा ना खास्ता, ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने अगर 6 माह पहले अपनी जौहरी तनसीबात वहाँ से मुंतकिल कर दी थी और उन्होंने बोला कि सिर्फ दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर ही थोड़ी सी वहाँ पर तबाहकारी हुई है, तो ज़ाहिर है फिर इस जंग से तो खिता महफूज ही नहीं रह सकेगा। फिर तो रशिया ने भी इनको, वो कहते हैं ना कि कहा हुआ है कि आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, और फिर जाहिर है कि हमारा बॉर्डर भी साथ लगता है, और जो अवामी जज्बात हैं तो वो फिर हमारी भी मदद उनके पास होगी। तो फिर ये पता नहीं क्या होगा इस मामले में। तो अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने भी मोदी से इंस्पायर होके एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, या इसराइल का मुंह बंद करवाने के लिए, या उनकी जो शख्सियत है पल में तोला पल में मासा वाली, कि कल वो भूल गए कि उनको नॉमिनेट किया गया है। तो मेरे ख्याल में अब वो नॉमिनेशन तो खटाई में पड़ गई है। तो भट्ट साहब सिफारिश करेंगे तो अब सिर्फ तमगा इम्तियाज तक बात मेरे ख्याल में चली जाएगी। अच्छा ठीक है, बाकी ये कि सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। और वो जो OIC जो था, मैं तो उसको ऐसे पढ़ती हूँ, OIC के बाद हमने बाद में जाना है सायरा जी, लेकिन बात यह है कि ट्रंप ने पहले ही कह दिया था मुझे नहीं उम्मीद कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा क्योंकि मैं तो एक लिबरल नहीं हूँ। तो अपने बारे में ज्यादा इल्म था ना, हाँ, मैं एक जगह पर स्टे नहीं कर सकता, अभी ये बोलूंगा तो थोड़ी देर बाद ये बोलूंगा। जी ठीक है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि मॉस्को में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। देखिए, पहली बात यह कि मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि ईरान के हवाले से अमेरिका आखिरी हद तक जाएगा। इसराइल तो एक बहाना है। अमेरिका की हद क्या होगी? देखिए ना, ईरान की हद क्या होगी? देखिए, ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन जो ईरान के पास असला है, जो अमेरिका के पास असला है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या रूस की मुआवनत हासिल हो जाएगी? अब ये डिपेंड करता है कि रूस किस तरह की मदद करता है इस सारे मामले में, चीन किस हद तक आगे जाता है। देखिए, हर मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, और अपने अपने मुल्क जो है वो ममालिक जो है अपने इंटरेस्ट से बाहर नहीं निकलते। अमेरिका कह रहा है जो सहूलतकारी कर रहा है मैं उसको भूलूंगा नहीं। सर वो तो देखे ना, वो तो अमेरिका भी कहेगा, वो ईरान ने भी कहा कि जो अमेरिका को सहूलतकारी कर रहा है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो ट्रंप के बारे में एक अमूमी परसेप्शन था कि वो जंगों के खिलाफ है, वो तो टूट गया ना। वो हमने गजा के अंदर भी देख लिया, वो अब हमने ईरान के अंदर भी देख लिया। और ईरान के अंदर जो कार्रवाई की गई, कल तो ये कहा गया था कि 2 हफ्ते तक हमने मौखर कर दिया है, लेकिन फिर रात को जिस तरह से हमला किया, तो इसका मतलब है कि इसराइल से ज़्यादा अमेरिका इंटरेस्ट रखता है ईरान को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो अमेरिका की उसके ऊपर नज़र है, और कई बरसों से नज़र है, और वो बार बार उसको चैलेंज कर रहा है, इसलिए वो उसका निशाना है और वो उसको निशाना बनाएगा। और ये पाकिस्तान को भी कहा गया है और दूसरे मुल्कों को भी कहा गया है कि आप ईरान को ये समझाएं कि ईरान जो है वो एटमी मामले के ऊपर अमेरिका के साथ ताउन करे। अब अगर वो ताउन नहीं करता है तो उसको उसकी प्राइस पे करनी है। अब ये जब जंग फैलेगी तो इससे ये मैंने कल भी कहा था कि ये सिर्फ ईरान तक और इसराइल तक या अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगी। अभी आपने चीन की बात की, रूस की बात की, ये जो खलीजी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, पाकिस्तान है, अगर ये सारे के सारे उस जंग की लपेट में आ गए तो फिर तो हम एक आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं और एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं, और ना चाहते हुए भी जा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो पॉलिसी थी वो तो बदस्तूर ये होनी चाहिए थी कि किसी तरीके से सीज फायर होता, किसी तरीके से ईरान इसराइल तनाज़ा खत्म होता, अमेरिका उसके अंदर एक सालसी का किरदार अदा करता। लेकिन अमेरिका तो खुद कूद पड़ा ना इसराइल की हिमायत में, और ये कह रहा है कि वो हर सूरत में ईरान को सबक सिखाएगा। अभी भी उसने कहा है कि ईरान को आखिरी हद तक जाके सबक सिखाया जाएगा। तो इसका मतलब अब लड़ाई तो शुरू हो चुकी है, अब ये लड़ाई का मंतकी अंजाम क्या होगा वो देखना होगा, लेकिन इसका निशाना जो है बाकी ममालिक अपने आप को महफूज नहीं कर सकेंगे। टाइम अप हो गया, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ऐसे में आप देखें कि बेंजामिन नेतन्याहू और
डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कहा गया है कि अमन का रास्ता इख्तियार करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए ताकत का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मगर ईरान के जवाबी वार ये बात जाहिर करते हैं कि इस साम्राज्य निज़ाम के सामने खड़े होकर ही खुद मुख्तारी हासिल की जाती है। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, वापस आएंगे और बात करेंगे OIC इजलास के अगले रोज़ अमेरिका का हमला, मुस्लिम उम्मा कहाँ खड़ी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अब इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं कि OIC का इजलास हुआ, मगर उसके बाद आज मुस्लिम उम्मा कहाँ खड़ी है। हम तो ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से हमला कर दिया जाता है ईरान के ऊपर। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अमेरिका के ईरान के हमले को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। ईरान पर हमला किसी भी बैनुल-अक़वामी कानून और UN के चार्टर के मुताबिक नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ OIC का इजलास हुआ, जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक ने इसराइल के ईरान पर हमलों की मजम्मत की। इस इजलास को 12 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था कि अमेरिका ने ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले कर दिए। अब मुस्लिम ममालिक की जानिब से सिवाय तशवीश और मजम्मत के कुछ सामने नहीं आ रहा। क्या ये उम्मा के लिए लम्हा फिक्रिया है? मुझे बताइए मज़हर बरलास साहब, मुस्लिम उम्मा कहाँ खड़ी है? हम OIC का इजलास बुलाते हैं, उसके अंदर मीटिंग में बात की जाती है कि हम किस तरह इस चीज़ को रोकेंगे, जहाँ पर इजराइल और अमेरिका की जानिब से इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से जो इराक में किया था उसी किस्म का वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जैसी कोई बात बनाकर अब एटमी तंसीबात को बहाना बनाकर हमला किया जा रहा है ईरान में। तो अब होगा क्या? क्या मुस्लिम उम्मा ने महज बैठ कर देखना ही है? मुझे कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो OIC है, इसमें देखिए कई ममालिक शरीक हैं। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर रखा है, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो हर वक्त खौफ में मुब्तला रहते हैं, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो मुनाफिकाना किरदार के बायस मशहूर हैं। तो मुसलमान मुल्कों ने क्या करना है? मजम्मत कर रहे हैं और इसके अलावा कर नहीं कुछ सकते। सऊदी अरब ने अपनी फ़ौज को अलर्ट कर दिया है और कई मुस्लिम ममालिक ने अपनी फ़ौज को अलर्ट किया है। किस लिए अलर्ट किया है? क्या इसराइल के ख़िलाफ़ अलर्ट किया है? नहीं। अब आप देखिए, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी हैं, ये फरमा रहे हैं कि जी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो। भाई आप किस मर्ज़ की दवा हैं? खुद अमरीकी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है। ट्रंप ने अमरीकी आइन को तोड़ा है। अमरीकी आइन में दर्ज है कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ऐसी बातें हो ही नहीं सकती, ये हमले हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने तो अमरीकी आइन भी तोड़ दिया, UN का आइन भी तोड़ दिया, और इस्लामी मुल्क फिर चुप करके बैठे हुए हैं। और इनकी इसी खामोशी के बायस इतने मुल्क तबाह हुए मुसलमानों के। ये सिर्फ उम्मत मुसलमान, ये जो आप हर वक्त मुस्लिम उम्मा पता नहीं है अम्मा है या उम्मा है कि इसके गीत गाते रहते हैं। ये अम्मा मर गई हुई है, ये अम्मा पता नहीं मुनाफिक है, ये कब की मर गई हुई है और ये किसकी साथी है। ये अभी भी ईरान के साथ खड़े नहीं हो रहे, अभी भी खुलकर इनको पता है कि इसराइल और अमेरिका एक हो गए हैं और ज़ाहिर है जो बाकी मगरबी ममालिक हैं वो भी उनका साथ देंगे। लेकिन ये जो शहजाद भट्ट साहब ने कहा कि ये जंग नहीं फैलेगी, मैं कहता हूँ फैलेगी। इसलिए कि अब इसमें रूस भी कहीं ना कहीं आएगा, चीन आएगा, शुमाली कोरिया आएगा और ममालिक आएंगे। और आज जब शाम को ईरान कई जगहों पे हमले करेगा तो ये जंग तो फैलेगी, इसको रोका नहीं जा सकता। और ये जो आपने हरमस को रोका गया है ना जी, इसमें देखिए मुनीज़े यूरोप की मुईशत जो है वो तबाह होती हुई नजर आएगी। वो कमजोर हो चुकी है मुईशत दो जंगों के बाद, यूक्रेन और इसराइल की ठीक है। जहां आप यूरोप की बात कर रहे हैं वहाँ एक इंटीमेशन रूस की तरफ से भी दी गई थी कि अगर अमेरिका अटैक करता है ईरान पर तो फिर रूस भी इंटरवीन करेगा और वो भी यूरोपियन ममालिक को अटैक करेगा, टारगेट करेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब आप मुझे ये बताएं कि जिस भी मुल्क ने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से निकलने की कोशिश की, अमेरिका ने उसको न्यूट्रलाइज़ किया। और इसी में हमारे पास बेशतर ममालिक की मिसाल है जिसमें शाम भी है और आपने खुद भी देखा, अभी आप भी मुझे इसका हवाला देंगे कि वो कौन कौन से कंट्रीज़ थे जहाँ पर अमेरिका ने इंटरवीन किया। अब आप मुझे ये बताएं कि ईरान पर क्योंकि अमेरिका कामयाब नहीं हो सका अपना मकासद हासिल करने के लिए, तो क्या करेगा? वो दोबारा अटैक करेगा? ऐसे में मुस्लिम कंट्रीज कहाँ स्टैंड करती हैं? देखिए, अमेरिका समेत जो बड़ी ताकतें हैं वो उभरते हुए ममालिक या जो उनको रेजिस्ट करते हैं, और ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक
इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को बुनियाद बनाकर अमेरिका उनके खिलाफ हथियार इस्तेमाल करता है। और कहा जाता है कि अमेरिका अपनी ताकत को कुचलने नहीं देता बल्कि अपनी ताकत की बुनियाद पर दूसरे मुल्कों को कुचलता है। आपके सामने सद्दाम हुसैन की मिसाल है, आपके सामने अनवर सादात की मिसाल है, आपके सामने और दीगर ममालिक की मिसाल आपको देखने को मिलेगी। कज़ाफ़ी की मिसाल आपके सामने आएगी, बशारुल असद की मिसाल सामने आएगी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी इस बात की सज़ा दी गई थी क्योंकि उन्होंने भी वहाँ की बड़ी ताकतों को चैलेंज किया था। अच्छा, अब देखिए ना, बात सुने, हम OIC के ऊपर तो बहुत रोते हैं। चले, मैंने कहा कि मुस्लिम उम्मा के ये जो ममालिक हैं ज़रा कमज़ोर हैं, मुस्लिम दुनिया इतनी ताकतवर नहीं है। ये जो बड़ी ताकतों का इदारा जो है अक़वाम मुत्तहिदा, ये किस मर्ज़ की दवा है? जो अभी मज़हर बरलास साहब कह रहे हैं, वो क्यों नहीं रोल प्ले कर रहा? हम सिर्फ OIC पे क्यों मातम कर रहे हैं? हम अक़वाम मुत्तहिदा पे क्यों नहीं मातम कर रहे? और ये जो डिबेटिंग क्लब बन गए हैं, चाहे वो OIC की शक्ल में है और चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की शक्ल में है, इस डिबेटिंग क्लब का फ़ायदा क्या है? ये मुज़म्मती करारदाद, ये रेजोल्यूशनें पेश करना, मुजम्मत करना, यही उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों का और इन इदारों का काम बाकी रह गया। और ये जो मुस्लिम उम्मा है, मैंने पहले भी कल आपको कहा था कि सफारतकारी के अंदर अगर आप देखें तो ये जो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, इसकी बुनियाद मजहब नहीं होती, इसकी बुनियाद इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं। अरब ममालिक भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, यूरोपियन भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, चाइना, रशिया, ये सब इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। इसलिए जो ताल्लुकात की बुनियाद है वो इकोनॉमिक्स है, उसी की बुनियाद पे कोई किसी की हिमायत या मुखालफत करता है, महज मुस्लिम उम्मा होने की बुनियाद के ऊपर जो है वो बात नहीं की जाती। सायरा जी, आप मुझे ये बताएं, क्या वजह है कि ये इस्लामी ममालिक जिनका हम नाम ले रहे हैं कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे? बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि मज़म्मती बयानात आ जाते हैं, कहीं पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है और कहीं पर दबाव महसूस हो रहा है। मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है, क्या रीज़न्स हैं कि ये कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं? आपने उससे पहले एक लाइन कहा था ना, मुस्लिम उम्मा कहाँ खड़ी है? जी, में उम्मा जहाँ खड़ी है वो शर्म का मुकाम है जहाँ पर वो खड़ी है। और आपने कहा कि ये क्यों नहीं कर रहे, ये तलवारों को जंग लग जाए तो रक्स ही किया जाता है। वो आपने रक्स देख लिया था उनके आने पे। और आपने कहा OIC, तो OIC मैं उसको कहती हूँ OIC। अच्छा, आप समझ रही हैं जी कि जिस वक्त उनको बुलाया और फिर जब उन्होंने देखा कि आधे ममालिक तो वो हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, ये तो बस सिर्फ एक खानापुरी थी, सिर्फ एक बेवकूफ बनाया जा रहा था सबको। अभी आप लोगों ने कहा है, ठीक है, मैं इस पर बात नहीं करूंगी क्योंकि बड़े अजीब तरह के कमेंट्स आए थे कि आपने कहा कि मजहब की बुनियाद के ऊपर ये नहीं होता, ममालिक अपना वो देखते हैं, लेकिन एक दिल में कदूरत है, वो कदूरत भी बाकी ममालिक की निकलेगी। और आप अभी यूनाइटेड नेशन को दुहाइयां दे रहे थे, तो उसी तर्ज के हमारे मुल्क में भी तो 2 इदारे चल रहे हैं। वो हमारी अदालतें हैं जो आईनी और गैर आईनी अदालतें, और हमारा इलेक्शन कमीशन, कि आप कुछ भी बोलते रहे, वो ऐसी वजह बयान करेंगे आपको कि वो कहते हैं ना 14 तबक रोशन हो जाते। तो यहाँ पर भी तो यही सब कुछ चल रहा है। आप इनसे उम्मीद लगा कर बैठी हुई है, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिस वक्त ये बात होती है और जिस वक्त पहले भी हम थे कि मुस्लिम उम्मा का इजलास आया, इस्लामाबाद में हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मुझे तो इनको देख के बिल्कुल भी वो नहीं था। तायरा जी, कहीं ऐसा तो नहीं ये सिर्फ वहाँ पर तमाशा देखने के लिए खड़े हों? इस किस्म के ओपिनियन सामने आ रहे हैं। शहजाद भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए मुनीज़े, बात यह है कि ईरान पर जो हमले की बात है उसमें सबसे पहले ये देखें, सऊदी अरब ने सबसे पहले कहा कि इजहार अफसोस किया, पाकिस्तान ने खुलकर मजम्मत की, उन्हें क्या सफारती तल्लुकात, सारे तल्लुकात मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, खुल के खड़ा है। हम तो उसके खिलाफ खड़े हैं, हम उस वक्त तक उसके साथ खड़े थे जब तक हम कह रहे थे नोबेल प्राइज इनाम भी हम तुम्हें नामजद करते हैं अगर तुम हमला नहीं करते। हमारी खारजा पॉलिसी सायरा चेंज होती है, डे बाय डे चेंज होती है। अब इस वक्त हम ईरान के साथ खड़े हैं, 100% खड़े हैं। और अगर आप ईरान के शहर बोध शहर के प्लांट की बात करेंगी तो वहां पर 200 से ज्यादा रशियन है, और वो इंजीनियर जो मौजूद हैं, रूस ने भी इन्हें निकालने से इनकार कर दिया है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर हमला हुआ तो ये जो ताबकारी असरात है ये पूरे यूरोप में फैलेंगे। इस बात का पता है अमेरिका को कि वो ये भार नहीं उठा सकता। मैं इसलिए बार बार आर्गुमेंट देता हूं जंग तेज होगी। हाँ, अगर जंग होगी तो 20 रुपए से लेकर 180 रुपए फी लीटर तक तेल इजाफा हो जाएगा पाकिस्तान में। मतलब बरलास साहब के पास तो 2 गाड़ी है, इनको तो 180 रुपए फी लीटर इजाफा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान मुतासर होगा।
ठीक है, आपका कहना है कि पाकिस्तान मुतासर होगा। पाकिस्तान की बारी तो खैर अभी आई नहीं है, फिलहाल हम ईरान पर मौजूद हैं और ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, ईरान को भी और अमेरिका को भी इंटीमेट कर दिया। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि ईरानी सदर और वजीर आजम पाकिस्तान के दरमियान भी राब्ता हो गया है, एक राब्ता मॉस्को में भी होने जा रहा है। मगर आप ये देखें कि OIC कितनी फ़ाल है, ये सवाल आप खुद से पूछें कि OIC कितनी फ़ाल है। आप ये देखें कि सऊदी अरब हो, UAE हो, बहरीन हो, उर्दन हो, इजिप्ट हो, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब सिर्फ खामोश हैं या सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं या फिर किसी दबाव का शिकार हैं? अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और फिर बात करेंगे ईरान पर अमरीकी हमले के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। जो जंग ईरान और इसराइल के दरमियान छेड़ी गई है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मैं आपको बताती चलूँ कि ईरान पर अमरीकी हमले के पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि पाक भारत जंग रुकवाने पर पाकिस्तान ने अभी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद ही किया था कि अमरीका ने ईरान इसराइल जंग में ईरान पर हमला करके जंग में शमूलियत इख्तियार कर ली। जो अमरीकी सदर खुद को पीस मेकर कहते थे, वो अब खुद जंग में शामिल हो चुके हैं। जहां ट्रंप ने ईरान पर हमले से खुद के लिए मसाइल पैदा किए हैं, वहां क्या पाकिस्तान को इस कशीदा होती सूरत हाल में अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की ज़रूरत नहीं, वरना पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे? सायरा जी, आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान अपनी पोजीशन कब वाज़ेह करेगा? वो कहते हैं ना कि सियासी मैदान दूसरा होता है और जंग का मैदान दूसरा होता है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। क्या पोजीशन वाज़ेह करेगा वो? कभी यहाँ तो वो क्या कहते हैं, मैं क्या कहूँ अली, कुछ बात करूंगी तो फिर वैसे हो जाएगी वो हम जैसे वो कहते हैं ना कि मौका परस्त मुफाद परस्त लोगों का जो टोला है, जो मुसल्लत है, और ओवरऑल सबकी यही है, ये कुछ ना कुछ कर ही लेते होते हैं। ये चाइना को भी राम कर लेंगे, अमेरिका को भी बता देंगे, फिर रशिया को भी बता देंगे, या फिर हमेशा ऐसे ही होता हुआ है। क्या असरात मुरतब होंगे? असरात तो हमारे पास जो वो क्या कहते हैं, आप गरीबों की बात कर रही हैं, इस मुल्क की बात कर रही हैं, बजट के बाद तो जो असरात हुए सो हुए, और बाकी मुल्की असरात निकल आएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत वो कहते हैं कि मौका परस्त और मुफाद परस्त है हम, कुछ ना कुछ कर लेंगे, फिर उसके बाद कोई ना कोई वो होगा। क्योंकि अब आपने देखे, सोशल मीडिया उठा के देख ले किस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है कि उस फैसले को भी, नोबेल प्राइज के फैसले को भी, और उसके बाद जो ईरान पे हमला हुआ है उसको भी डिफेंड करने के लिए यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि लोग आ गए हैं। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। मैं इस पे पहले से क्या बोलूं, अब लोग कह रहे हैं कि जी ये तो एक चाल थी। क्या अभी जिस तरीके से ये बात कर रहे थे कि वो ईरान के साथ मुस्लिम उम्मा खड़ी है, वहाँ खड़ी है और वहाँ बैठी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर करना क्या है, इस मुल्क में चल क्या रहा है। सायरा जी, आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें। सायरा जी, मेरे सिर्फ इस सवाल का, सायरा जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया फॉर ग्लोबल पीस अवार्ड, कैसा देखती हैं? मैं तो बिल्कुल शॉक थी, और मैंने तो आपके प्रोग्राम में कहा था कि उसमें अगर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का जिक्र है तो सायरा बानो को निकाल दें, को खुदा का खौफ कर लें। कैसे वो हो सकता है कि जो शख्स मतलब हर चीज में वो है। आप मुझे बताएं कि आप गाजा के उन बच्चों को, शहीद बच्चों को भूल सकती हैं? वहां पर जो भूख है वहां पर आप भूल सकती हैं? जो मिस्र के साथ हुआ, जो हमारे मतलब आप देख लें, आप सद्दाम हुसैन, मोहम्मद कजाफी, जो आप लोगों ने नाम लिए, फिर उसके बाद जिस तरीके से वो किया, मतलब इन तमाम चीजों को देखते हुए आज आपने सच देखा नहीं, सोशल मीडिया अमेरिका के लोग निकल आए हैं कि अब हमारे नाम के ऊपर जंग नहीं होगी। उनके मुल्क में खुद मतलब वो कहते हैं कि इतने मसाइल हैं, मगर खुदा जाने इनको क्या है। और मैं ये समझती हूँ कि हमारे लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही, अगर ईरान के एटमी प्रोग्राम से प्रॉब्लम है। सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया है। मुझे शहजाद भट्ट साहब की राय लेनी है। सब पूरी दुनिया इस वक्त ये देख रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को किस तरह से होस्ट किया गया। अब वो समझ ये रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त हैं और पार्टनरशिप भी उनकी बहुत गहरी है। आप मुझे बताएं कि असल हकीकत क्या है? देखिए मुनीज़े, हम सफारती महाज पर चीज़ें चल रही होती हैं और उन चीज़ों के चलने के दौरान यहूदी लॉबी जो है वो मुनाफिक है, यहाँ तक दुरुस्त है। अब उनके साथ कुछ दाना डाल के चिड़ियों को पकड़ा जाता है ना। जहाँ तक अमेरिका हमारे साथ चलेगा, हमारे अमेरिका का सदर जो है वो क्या चाह रहा है, उसकी पॉलिसी क्या, वो कहता है पहले अमेरिका बस और कोई नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की जो क़यादत है वो ये कह रही है पहले पाकिस्तान और कुछ नहीं।
ये है पॉलिसी। लेकिन 48 घंटे 48 आवर्स अगले जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका ने जो हमला किया है ईरान ने इसका जवाब देना है, रद्द अमल आना है। और इस मौके पर अब्बास अरागची जो है वजीर खारजा, उनका मॉस्को का दौरा जो है वो बड़ा अहम है। वहां से ये टर्निंग पॉइंट आएगा इस गेम का। मॉस्को क्या कहता है, गो के मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रशिया भी ये चाह रहा है कि ईरान जोहरी ताकत ना बने, अमेरिका की यहां तक, और कुछ मुसलमान ममालिक भी ये चाहते हैं कि ना बने। लेकिन ईरान के साथ नेस्तो नाबूद करने को अमेरिका को इजाजत नहीं दी जा सकती। और जो सारा जी फरमा रही है ना कि ईरान भी बन जाए और वो भी बन जाए, ये पूरी दुनिया नहीं जा रही इस वक्त कि ईरान भी जौहरी कुव्वत बने। लेकिन ईरान ने ये वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है कि मैं जौहरी कुव्वत नहीं बन रहा। तो अब वो वक्त आ गया है कि मामलात को सफारती सतह पर हल किया जाए, ना कि इन एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए। इसमें दानिशमंदी नहीं है। सफारती मामलात को दूसरे तरीके से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे में मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, और सवाल मैं बड़ला साहब आपकी तरफ लेकर आना चाहती हूँ, अमरीकी वजीर दिफा की जानिब से भी बड़ी तवील गुफ्तगू की गई है, और वो कहते हैं कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने में कभी कामयाब नहीं होने देंगे, और अगर ईरान ने हमला किया तो फिर ईरान की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब आप मुझे बताएं कि इस जवाब को किस तरह से टेकअप करेगा ईरान? ईरान तो नहीं हार नहीं मानने वाला है। बिल्कुल ईरान हार नहीं मानने वाला, ईरान को हार माननी भी नहीं चाहिए। और जो ये पाकिस्तान का आप पूछ रही है ना, पाकिस्तान की सूरत हाल तो इस वक्त ये है कि मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा। और मुझे ये देख के ये जो हुकूमती फ़ैसले हैं ना, मुझे वो हसन निसार का एक शेर याद आता है कि मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मैं हुर हूँ और लश्कर यजीद में हूँ। तो ये पाकिस्तान की कोई पॉलिसी वाज़ेह ही नहीं हो रही। एक दिन एक आदमी वो जो जंगी जुनून में मुब्तला है उसको नोबेल नाम के लिए नामजद करते हैं, दूसरे दिन वो हमला कर देता है। आज हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो ईरानी सदर से बातें कर रहे हैं। अजीब व गरीब सूरत हाल है भाई। ये जो आलमी अमन के ठेकेदार बने हुए हैं, ये जो अमेरिका और साम्राज्यी ताकतें, इनको क्या हक हासिल है भाई कि फलाना ना एटम बनाए और फलाना बनाए? क्यों भाई जी, क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? आप एक तलवार ले लें और हम ना लें, क्यों? इसका जवाब ही नहीं है इनके पास। ये जो सारा अक़वाम मुत्तहिदा और ये जो फ्रॉड रखा हुआ है ना, ये सलामती कौंसिल, ये सब फ्रॉड है। ये मुनाफ़क़त है, एक सदी से जारी है। और इस एक सदी में मुसलमानों का खून बहा है, मुसलमानों के मुल्कों को खंडर बनाया गया है, मुसलमानों की नस्ल कुशी की गई है। ये सब फ्रॉड की बुनियाद पर है। ये UN सब फ्रॉड है, मैं नहीं इसको मानता। ठीक है सलमान आबिद साहब, जो आलमी दानिश्वर हैं या जो आलमी उमूर के माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि ये इकदाम दुरुस्त नहीं उठाया गया है अमरीकी सदर की तरफ से। और आप देखें अब पाकिस्तान पर भी इसके असरात मुरतब होंगे, बिकॉज वी आर हैविंग अ बॉर्डर विद ईरान। तो आप मुझे बताएं कि आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, कल तो यही सामने आया था कि अमरीकी सदर ने 2 हफ्ते का टाइम लिया था और कहा था कि हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन जिस तरह से रात को हमला किया, यानी वो जो जिसे हम कहते हैं कि सियासी यूटर्न लिया, वो जाहिर करता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है वो दोहरी शख्सियत है। और वो उनके मेयारात भी दोहरे हैं, उनके अंदर फिर तजादात भी हैं, उनकी शख्सियत के अंदर जो झोल है, उलझाव है, वो भी बड़ा नुमायाँ है। एक वक्त में वो हीरो बनना चाहते हैं कि मैंने पाक भारत जंग की जो कशीदगी है और जंग को रुकवाया है, और दूसरी तरफ वो इसराइल की सरपरस्ती करके इसराइल को इनवाइट कर रहे हैं और ख़ुद उस जंग के अंदर कूद पड़े हैं। तो ये तो उनकी शख्सियत के मसाइल हैं। और ये अमेरिका के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत भी रहे थे और उनकी कैंपेन चल रही थी, तब भी लोगों ने कहा था कि वो एक कन्फ्यूज शख्सियत हैं। वो बात तिजारत की कर रहे हैं, बात ट्रेड की कर रहे हैं, और बात ये कर रहे थे कि जनाब मैं तो है जंगों के ख़िलाफ़ हूँ, और जहाँ जहाँ जंगें होंगी मैं उनको ख़ात्मा करूँगा, जहाँ जहाँ तनाज़ात होंगे मैं उनका ख़ात्मा करूँगा। हम तिजारत को बुनियाद बनाएंगे, हम बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाएंगे, हम तो कश्मीर में भी सालसी का किरदार अदा करेंगे, हम पाक भारत ताल्लुकात को भी बहाल करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद अब जिस जगह पर वो खड़े हैं, जहाँ वो इसराइल की सरपरस्ती करते हुए ईरान पर हमला आवर हुए हैं, वो जाहिर करता है कि वो एक आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जब जंग बढ़ेगी तो पाकिस्तान उससे मुतासिर होगा। जो हमारे सिपाही सलार हैं, उन्होंने वहाँ पे फील्ड मार्शल ने उनके अमेरिका में कहा है
कि अगर ये जंग छिड़ती है और जंग आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान पे बराह रास्त उसके असरात होंगे और हमारे बॉर्डर के ऊपर जो है वो दहशतगर्द अनासर जो हैं, जो तखरीबकार हैं, जो गैर रियासती अनासर हैं, वो इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान के अंदर भी खूनरेजी और दहशतगर्दी जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब और सायरा जी और शहजाद हसन भट्ट साहब बरला साहब कि आपने टाइम यहाँ पर ये देखें कि अमेरिका के अपने अंदर से ही अब ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सदर की जानिब से ये जो इकदाम उठाया गया, स्कॉट रिटर जो कि अमेरिका के एक साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, वो ये कहते हैं कि डुअल पर्सनालिटी ज़ाहिर हो रही है। एक वीक, इमोशनल और डिसेप्टिव पर्सनालिटी अमेरिकी सदर की है। जहां मशरिक़ वुस्ता में हम ये देख रहे हैं कि जो ममालिक हैं वो सिर्फ तिजारत और तरक्की की बात कर रहे थे, ऐसी पोजीशन में अगर अमेरिका की और इसराइल की जानिब से अटैक किया जाता है तो हम कहाँ खड़े हैं? और उस पर लोग अगर बात नहीं कर रहे तो ये सितम है कि क्या हम इस निज़ाम को तस्लीम कर चुके। मैं इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के बाद।